गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी के लिए WCS की क्लास लाई हूँ, जिसमें अभी हमने रिसेंटली साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 1 पदार्थ विज्ञान या मटेरियल साइंस, और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा धातु का वर्गीकरण। इसके पहले हमने कौन कौन से टॉपिक देखे हैं। सबसे पहले हमने पदार्थ धातु और अधातु के बारे में, धातु के गुण, और धातु के गुण में कौन कौन से गुण पढ़े, भौतिक गुण और यांत्रिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण आपके कोर्स में नहीं है। अब सीधा आ जाएंगे धातुओं के वर्गीकरण में। ठीक है, तो देखते हैं धातु कौन कौन से टाइप में बांटी गई है। धातुओं को उसके अवयव के आधार पर, ठीक है, धातु को उसके अवयव के आधार पर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला लौह और दूसरा अलौह धातु। धातुओं को उनके अवयव के आधार पर, अवयवों के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। कौन कौन सी हैं? पहली है लौह धातु, ठीक है, पहली है लौह धातु और दूसरी है अलौह धातु। अलौह धातु, देखिए, लौह धातु को क्या बोलते हैं? फेरस, फेरस मेटल, और दूसरी है नॉन फेरस, नॉन फेरस मेटल। ठीक है, ये दो टाइप की लौह और अलौह धातु में बांटा गया है धातुओं को। अब देखिए, पहला नंबर पे आते हैं लौह धातु। क्या है लौह धातु? लौह धातु में क्या होता है? जिन धातुओं में मुख्य अंश, नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोहे की मात्रा होगी। लौह धातु में लोहे की मात्रा मुख्य तत्व के रूप में होगी। तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी? जिन धातुओं में मुख्य अंश लोहा होता है उन्हें लौह धातुएं कहते हैं। जैसे कच्चा लोहा, ढलवां लोहा, पिटवां लोहा और स्टील। ठीक है, इसमें मुख्य अंश के रूप में, मतलब जो अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं वो बहुत ही कम, ना के बराबर होती है, उसकी मात्रा ना के बराबर होती है। जबकि लौह धातु मेन धातु होती है, इसकी मुख्य धातु होती है। लौह धातु में क्या परिभाषा लिखेंगे? जिन धातुओं में मुख्य अंश लोहा होता है, उन्हें लौह धातु कहते हैं। लौह धातु कहते हैं। जैसे कच्चा लोहा, ढलवां लोहा और पिटवां लोहा। एक और है लौह धातु में, याद रखिएगा उसे भी, इस्पात। ठीक है, ये चार ही मुख्य धातुएं या कंप्लीट धातुएं लौह धातुओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, कच्चा लोहे, अब इनका सभी का एक और अन्य नाम भी जानेंगे जो कि इंग्लिश में पूछता है। इंग्लिश में वर्ड को हिंदी में लिख करके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, किसको कच्चे को क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ठीक है, इसको बोलते हैं रॉट आयरन। ढलवां लोहे को रॉट आयरन, पिटवां लोहे को कच्चा लोहा, पिटवां लोहा, और ये कॉस्ट आयरन, और इसको, इस्पात को स्टील ही बोलते हैं। ठीक है, ये चार होते हैं नाम। ये चारों के चारों किसके अंतर्गत आएंगे? कच्चे लोहे के अंतर्गत। अब देखिए अलौह धातुएं दूसरे टाइप की। दूसरा जो धातु का वर्गीकरण है वो कौन सा है? अलौह धातु। अलौह धातु या नॉन फेरस
मेटल। ठीक है। जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य होती है तथा अन्य धातुओं की मुख्य मात्रा के रूप में उपयोग होता है उन्हें क्या कहेंगे? अलौह धातुएं। मतलब कि लोहे की मात्रा इसमें नगण्य यानी कि ना के बराबर, बहुत ही कम, 0.1 0.2 इस टाइप से होगी। ठीक है, तो वो अलौह धातुएं कहलाएंगी। इसकी परिभाषा लिखते हैं। जिन धातुओं में लोहे की मात्रा ना के बराबर यानी कि नगण्य हो तथा अन्य धातुओं की मात्रा मिलाई जाती है अलौह धातुएं कहलाती हैं। अलौह धातुएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या क्या आ जाएगा? सभी एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, ये सभी नॉन फेरस हैं। एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, टिन, जिंक के जस्ता एक ही, टिन, सीसा, निकेल, क्रोमियम आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी? अलौह धातुओं के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको धातुओं का वर्गीकरण क्लियर हुआ। ये आपका धातुओं का वर्गीकरण यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिर्फ लौह धातुओं को। अलौह को अभी नहीं देखना है, परिभाषा देख लिया आपने, एग्जाम्पल देखिए। अब हम सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे? लौह धातुओं के बारे में। लौह धातुएं जो हैं, कच्चा लोहा है, ढलवां लोहा है, पिटवां लोहा है। इसका उत्पादन कैसे होता है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, या इसे कौन सी भट्टी में बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए देखते हैं लौह धातु के बारे में। टॉपिक है आपका लौह धातुओं का उत्पादन। लौह धातुओं का उत्पादन। ठीक, अब इसमें क्या है? लौह अयस्क से लोहे के निम्नलिखित उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ठीक है, किससे बनाए जा सकते हैं? लौह अयस्क। तो पहले लौह अयस्क को जानिए, लौह अयस्क क्या होते हैं। यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ लौह अयस्क। लौह अयस्क में कौन कौन से आ जाएंगे? पहला है लोहे का अयस्क हेमेटाइट। दूसरा है लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट। तीसरा है लिमोनाइट। और चौथा है आपका सिडेराइट। और लास्ट पांचवा है आपका पाइराइट। ठीक है, पाइराइट। अब इनका सूत्र भी होते हैं, मैं सूत्र यहाँ पे बगल में ही लिख देती हूँ। हेमेटाइट का सूत्र कभी कभी पूछ लेता है, पाइराइट का Fe2O3। ठीक है, इसी तरह मैग्नेटाइट का Fe3O4। इसी तरह लिमोनाइट का कितना होता है? सॉरी, इसका Fe2CO3। और पाइराइट का कितना होता है? FeS2।
ठीक है, और इसका Fe2H2O। ये होते हैं लोहे के अयस्कों और अयस्कों के सूत्र। ठीक है, 5 अयस्क याद रखना है। इन्हीं से लोहे का उत्पादन किया जाता है, इन्हीं अयस्कों से। क्लियर? तो पहले कौन से लोहे का उत्पादन होगा? कच्चे लोहे। पहला है कच्चा लोहा। कच्चा, इसमें देखेंगे कच्चा लोहा में कैसे होता है उत्पादन। पिग आयरन। देखिए, लौह अयस्क से कच्चे लोहे के उत्पादन में मुख्य 3 अवयव आते हैं। एक तो इसका प्रगलन होता है। ठीक है, लौह अयस्क का प्रसादन, भर्जन, निस्तापन और प्रगलन। तो सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप मैं बोल देती हूँ और ठीक है डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे इतना लिखने में नहीं आएगा, तो सिर्फ मैं आपको ओरली समझा देती हूँ। लौह अयस्क का प्रसादन। दूसरा है भर्जन तथा निस्तापन। ठीक है, और तीसरा है प्रगलन। ये 3 स्टेप होते हैं कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए। सबसे पहले जो लौह अयस्क से उत्पादन करना है उसका प्रसादन करना पड़ेगा, फिर भर्जन और निस्तापन होगा, प्रगलन होगा। अब ये क्या होता है, लौह अयस्क का प्रसादन में क्या होता है वो समझिए। देखिए, जो खानों से जो प्राप्त होता है क्या, लोहे के अयस्क। ठीक है, खुदाई के बाद में जो खानों से प्राप्त होता है लोहे का अयस्क, उसे बड़े बड़े वो किस टाइप में होता है, बड़े बड़े गोलाश्म। बड़े बड़े गोलाश्म का मतलब होता है बड़ा सा कोई पत्थर या गोल रूप में होता है। उसे क्या किया जाता है, सर्वप्रथम उसे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं या परिवर्तित करते हैं। तोड़ने के बाद लौह अयस्क को पानी की धारा में, तेज पानी की धारा में धोया जाता है। उससे क्या होता है, अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर। ठीक है, मिट्टी, रेत, पत्थर पानी की तेज धारा में धुल करके क्या अलग हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, लौह अयस्क की अशुद्धियों को अलग करने के लिए अगली क्रिया, ये जो अयस्क का प्रसादन होता है, इस क्रिया को जो पानी की तेज धारा से अपन धोते हैं उसको बोलते क्या हैं, सांद्रण बोलते हैं। अब इसके बाद क्या आएगा, अब दूसरा है आपका भर्जन तथा निस्तापन। ठीक है, अब देखिए भर्जन तथा निस्तापन। प्रसादन के पश्चात लौह अयस्क की अधिकांश अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। जब हमने इससे क्या क्या मिट्टी और रेत और बालू के पत्थर अलग कर दिए हैं, तो अब क्या होगा, इसके बाद लौह अयस्क की अधिकांश अशुद्धियाँ तो अलग हो गई हैं। अब इसका भर्जन और निस्तापन किया जाता है। भर्जन और निस्तापन में क्या किया जाता है, भर्जन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को वायु की उपस्थिति में, मतलब हवा, ठीक है, उपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से नीचे तक गर्म किया जाता है। जब लोहा गर्म होकर पिघलने वाला होता है, उसके थोड़ा सा नीचे के बिंदु तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। उससे क्या होता है, सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धियाँ उससे अलग हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, पानी की तेज धारा में धोते हैं, जिससे क्या होता है, पानी, रेत, बालू के कण अलग हो जाते हैं। भर्जन तथा निस्तापन। भर्जन तथा निस्तापन में क्या होता है, भर्जन और निस्तापन में ये होता है कि इसको वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से थोड़ा नीचे तक गर्म किया जाता है। उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि सल्फर और आर्सेनिक पदार्थों की अशुद्धियाँ भी अलग हो जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ऑक्साइड के रूप में निकल जाती हैं और अयस्क किस में बदल जाता है, आयरन ऑक्साइड में। किस में, आयरन ऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया भर्जन तथा निस्तापन। आयरन ऑक्साइड में ये हो गया। लौह अयस्क का प्रसादन में क्या हुआ था, सांद्रण विधि के द्वारा हमने अलग किया था। ठीक है, अब हमारा जो लौह अयस्क है वो किस में बदल गया है, आयरन ऑक्साइड में। अब आयरन ऑक्साइड में बदलने के बाद निस्तापन का नंबर आएगा। निस्तापन में क्या होगा, निस्तापन क्रिया के अंतर्गत अयस्क को इतना अधिक गर्म किया जाता है कि वो पिघले नहीं। ठीक है, लेकिन फलस्वरूप अयस्क गैसीय और वाष्पशील, गैसीय और, अभी देखिए प्रगलन में क्या होता है,
ये जो सांद्रित अयस्क है और ये जो भर्जन और निस्तापन के पश्चात जो आयरन ऑक्साइड के रूप में हमें मिला है, अब उसको क्या करना है, प्रगलन के अंतर्गत एक भट्टी में पिघलाया जाता है। इस भट्टी का नाम आप लोग जानते होंगे, वात्या भट्टी या धमन भट्टी कहते हैं। ठीक है, धमन भट्टी या वात्या भट्टी, इसी के बहुत सारे नाम हैं, ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, सांद्र अयस्क को पिघलाते हैं, जिसे प्रगलन कहते हैं। और यहीं से हमें ये जो पिघल करके जो आयरन प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है, कच्चा लोहा। ये 3 स्टेप को करने से हमें कच्चा लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये है हमारा कच्चा लोहा प्राप्त करने की 3 विधियाँ। तो आपको ये याद रखना है, क्या पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन क्या बनता है, कच्चा लोहा को कौन सी भट्टी में बनाया जाता है। तो आप बोलेंगे इन तीनों में से जो भी नाम आपको मिलेगा, धमन भट्टी, वात्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस। दूसरे टाइप के में लोहे में आते हैं। दूसरा हमारा कौन सा लोहा है, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा, ढलवा लोहा में क्या होता है, इसका उपयोग सबसे पहले जानिए। ढलवा लोहा का मुख्य उपयोग किस में होता है, ढलाई के कार्यों में होता है। ठीक है, इस आधार पर इसे ढलवा लोहा कहते हैं। इसका मुख्य उपयोग ढलाई के लिए होता है और इसी आधार पर इसे ढलवा लोहा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से जो हमें कच्चा लोहा मिला था वो कौन सी अवस्था में मिला था, पिघली हुई अवस्था में। तो पिघली अवस्था में इसकी तरलता अधिक होती है, जिससे यह विभिन्न प्रकार के क्या आकृति या रूप धारण कर पाता है। तो इस गुण के कारण इस लोहे को ढलाई के कार्य के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ठीक, ढलवा लोहे को कच्चे लोहे से तैयार किया जाता है और कच्चे लोहे से ही पिटवा लोहे और इस्पात का भी उत्पादन। ये जो कच्चा लोहा 3 स्टेप के बाद मिला है, इसी कच्चे लोहे से बाकी अन्य 3 लौह धातुओं का उत्पादन किया जाता है। क्लियर है, उत्पादन में क्या क्या देखेंगे इसके, ये था आपका उत्पादन और यहाँ पे ये उत्पादन। ठीक है, इसका देखिए उत्पादन कौन सी भट्टी में होता है, तो आप बोलेंगे क्यूपोला भट्टी में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, सबसे मेन बात। इसके बाद में देखिए इसका गुण और इसका उपयोग पढ़ना है। आगे जितने भी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, उनके गुण और उपयोग जरूर पढ़ना है आपको। गुण मैं लिखवा देती हूँ उसके 4-5। पहला पॉइंट है, यह कठोर होता है तथा सरलता से गलाया जा सकता है। यह कठोर होता है तथा सरलता से गलाया जा सकता है, दूसरा पॉइंट है, यह भंगुर होता है ना। तीसरा पॉइंट है, इस पर जंग नहीं लगती, लगता है। कौन से लोहे पर, ढलवा लोहे में। और चौथा पॉइंट है, इसका गलनांक याद रखना है, 1520 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक है। ठीक है, इसका गलनांक है, ये मोस्ट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। गलनांक हर एक धातु के अच्छे से पढ़ना है। फिर ठीक है, चार पॉइंट सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए उपयोग पहले ही आप एक पॉइंट अच्छे से जान चुके हैं, क्या होता है, ढलाई के कामों में। दूसरा इसका उपयोग कौन सा है, मशीनों के आधार यानी कि बेस बनाने के लिए भी इसी का उपयोग होता है। ठीक है, मशीनों के
आधार या बेस बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अभी देखिए पहला पॉइंट समझ में आया, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? मशीनों के आधार या बेस बनाने में। दूसरा CI और GI पाइप बनाने में, है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप बनाने में इसका उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट है आपका सभी प्रकार के ढलाई के लिए ब्रेकिंग लैंप पोस्ट गेट आदि के निर्माण में। ठीक है, ये हो गया आपका ढलवा लोहा कंप्लीट। सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या, उत्पादन कौन सी भट्टी में होता है? तो च्युपोला भट्टी में। फिर इसके गुणधर्म क्या हैं, इसका उपयोग क्या है। बस इतनी ही चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। सिर्फ ढलवा लोहा ही एक ऐसा लोहा है जिसके कुछ टाइप भी होते हैं। ठीक है, तो उन टाइप के नाम आपको याद रखना है। मैं प्रकार लिखवा देती हूँ इसमें। ढलवा लोहा की किस्में या टाइप्स या प्रकार इसके ढलवा लोहे के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला है धूसर ढलवा लोहा। दूसरा है श्वेत ढलवा लोहा। और तीसरा है चित्तीदार ढलवा लोहा। और चौथा है आघातवर्ध ढलवा लोहा। ठीक है, लास्ट आपका है ध्रुव शीतित ढलवा लोहा, है ना। छठवां है नो डूलर ढलवा लोहा। इतने टाइप के आपके क्या ढलवा लोहा होते हैं। ठीक है, दूसरा ढलवा लोहा, श्वेत ढलवा लोहा, चित्तीदार ढलवा लोहा, आघातवर्ध ढलवा लोहा और द्रव शीतित नो डूलर। अब दूसरा ढलवा लोहा, इसमें क्या है, ये क्यों अलग है इन सबसे? यह ठंडा होने पर भी धीमी गति से बनता है। कौन? दूसरा ढलवा लोहा। ये रंग में भूरा होता है, कार्बन युक्त होता है, मतलब कार्बन की मात्रा मिली होती है, नर्म होता है, कमजोर होता है। ठीक है, और भंगुर, सस्ता और मशीन द्वारा कर्तन, मतलब मशीन द्वारा इसे काटा भी जा सकता है, सरल होता है कर्तन करने में। ठीक है, पहचान विधि के लिए इसे ग्राइंडर पहिए पर घिसने से पहिए के पास लाल व कुछ पीली चिंगारी निकलती है। इसकी पहचान कैसे होगी कि ये दूसरा ढलवा लोहा है? तो इसके क्या होता है, ग्राइंडर पहिए पर जब घिसते हैं, घिसने से पहिए के पास जो लाल या पीली रंग की चिंगारी निकलती है, तो उससे पहचान होगी कि ये दूसरा ढलवा लोहा है। उपयोग इसका क्या है? इंजन ब्लॉक, इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर, है ना। और क्या? मशीनों के फ्रेम आदि बनाने में इसका उपयोग होता है। किसका? दूसरा ढलवा लोहे का। दूसरा है आपका श्वेत ढलवा लोहा। यह ठंडा होने पर तीव्र गति से बनता है। कौन? श्वेत ढलवा लोहा, जबकि ठंडा होने पर धीमी गति से बनता है। तो श्वेत ढलवा लोहा तीव्र गति से बनता है, सफ़ेद रंग का होता है, कठोर है, भंगुर है, मजबूत होता है और मशीन की क्रियाओं के लिए अयोग्य होता है, मतलब मशीनी क्रियाएं इससे नहीं हो सकती।
इस पर जंग नहीं लगता है। किस पर? श्वेत ढलवां लोहे पर। उपयोग क्या क्या है इसके? तो इसका उपयोग पहिए की बाहरी सतह पे, पहिए की बाहरी सतह में, ठीक है, इसका उपयोग होता है। फिर है तीसरा चित्तीदार ढलवां लोहा। चित्तीदार ढलवां लोहा क्या है? यह ठंडा होने पर मध्यम गति से बनता है। दूसरा ढलवां लोहा धीमी गति से बन रहा था। श्वेत ढलवां लोहा आपका तीव्र गति से, जबकि चित्तीदार ढलवां लोहा मध्यम गति से। कब? जब वो ठंडा हो जाता है। इसके कुछ भाग में भूरे रंग का ग्रेफाइट व कुछ भाग में श्वेत रंग का सीमेंटाइट बन जाने से यह चित्तीदार टाइप का दिखाई देता है। इसकी विशेषता ग्रेफाइट व सीमेंटाइट पर निर्भर करती है, ठीक है। यह आघातवर्ध होता है। क्लियर? इसका उपयोग कहाँ पे होता है? इसका प्रयोग लोहे के सामान बनाने में, चित्तीदार ढलवां लोहे का लोहे के सामान बनाने, बस में याद रखिए, लोहे के सामान बनाने में क्लियर? अब देखिए आघातवर्ध ढलवां लोहा। आघातवर्ध ढलवां लोहा क्या है? ढलाई को यदि लाल चूर्णित हेमेटाइट में दबाकर भट्टी में लाल गर्म करने के बाद मंद गति से ठंडा करें तो उससे आघातवर्ध ढलवां लोहा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है? इससे जो लोहा प्राप्त होता है वो चीमड़ होता है, तन्य होता है, मतलब थोड़ा सा इसे खींचा भी जा सकता है, और क्या? मजबूत होता है। फिर इसका उपयोग कृषि व कपड़े उद्योग की मशीनों के पुर्जे, कृषि व कपड़े उद्योग में मशीनों के पुर्जे बनाने में होता है, ठीक है। ध्रुव शीतित ढलवां लोहा। ढलवां लोहे के पुर्जों में किसी भाग को तीव्र गति से ठंडा कर दें तथा शेष को ढिलाई से, यानी कि धीमी गति से। ढलवां लोहे को किसी भाग को क्या कर दें? तीव्र गति से ठंडा कर दें, और किसी गति को ढिलाई यानी कि मंद गति से होने दें, तो उससे क्या प्राप्त होता है? हमें मिक्सचर टाइप का प्राप्त होता है, जो कि ध्रुव शीतित ढलवां लोहा कहलाता है, ठीक। इसमें क्या है? इस प्रकार ढलाई के दोनों भागों में दो प्रकार के गुण इसमें प्राप्त हो जाते हैं, ठंडा वाला भी और गर्म वाला भी। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है इसका? रोलर में, रेलगाड़ी के पहियों के रिम, रेलगाड़ी के पहिए के रिम, है ना, आदि की ढलाई में इसका उपयोग होता है। किसका? ध्रुव शीतित का, ठीक है, ध्रुव शीतित का। अब लास्ट आप नोड्यूलर को देख लीजिए। नोड्यूलर ढलवां लोहा क्या है? पिघली हुई अवस्था में ढलवां लोहे का मैग्नीशियम से उपचार करने पर ग्रेफाइट गेंद की आकार की गांठों में बदल जाता है, ठीक है, जिससे नोड्यूलर लोहा बनता है। यह तन्य तथा मजबूत आदि गुण इसके अंदर पाए जाते हैं, व मशीनी क्रियाएं करने में यह सरल होता है। पहचान क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी से जब देखते हैं तो इसकी संरचना में हल्की भूरी सतह पर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे और काले धब्बे, जो कि ग्रेफाइट के होते हैं, वो दिखाई देते हैं। उपयोग में आ जाइए। इसका उपयोग बस देख लीजिए क्या है? पाइप, गियर, कृषि औजारों व मशीन औजारों के आधार बनाने में किसका उपयोग होता है? नोड्यूलर, ठीक है। ये लोहे के कौन से टाइप की, कौन सी किस्में हैं? ये ढलवां लोहे की किस्में थी। कितने टाइप की? 6 टाइप की आपने देखी। अब देखिए अगला टाइप अपना कौन सा है? पिटवां लोहा। पिटवां लोहा या इसी को कहते हैं क्या? रॉट आयरन, ठीक है। सबसे पहले तो बता दें कि ये सबसे शुद्ध लोहा होता है। कौन सा? पिटवां लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है, सबसे शुद्ध लोहा होता है।
इसमें 0.15% तक कार्बन होता है, ठीक है। इसका उत्पादन कौन सी भट्टी में होता है? इसका पुडलिंग भट्टी में होता है। कौन सी भट्टी में? पुडलिंग भट्टी में इसका उत्पादन होता है, ठीक है। कच्चे लोहे से ये भी प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसकी शुद्धता कितनी होती है? शुद्धता इसकी 99% तक होती है। शुद्धता इसकी 99% तक शुद्ध होता है, ठीक है, शुद्ध होता है। बहुत ही कम इसमें अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जब 99% तक ये शुद्ध है, मतलब लोहे की मात्रा इसमें 99% है। अन्य 1% कुछ अशुद्धियाँ होंगी। अब 99% से ज़्यादा 100% कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता, नहीं तो वो आइडियल कंडीशन में आ जाएगा, है ना। पुडलिंग भट्टी। अब इसमें क्या होता है? इसके सीधे आप आ जाइए गुण में। गुण क्या होते हैं इसके? पिटवा लोहे के। तो पिटवा लोहा अन्य सभी लोहे की किस्मों में शुद्ध होता है, ये तो पता चल गया। यह मुलायम और तन्य होता है। यह मुलायम और तन्य होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है इसकी आघात सहने की शक्ति अधिक होती है। इसकी आघात सहने की शक्ति अधिक होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसे वेल्डन द्वारा जोड़ा जा सकता है, मतलब इस पर वेल्डिंग की क्रिया आसानी से की जा सकती है। इसे वेल्डन द्वारा जोड़ा जा सकता है, ठीक है। गलनांक देख लीजिए। इसका गलनांक 1450 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके मुख्य गुण। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो पिटवा लोहे का उपयोग रॉड शीट्स के रूप में विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है ना, विभिन्न साइजों में उपलब्ध होता है, ठीक है, उपलब्ध होता है। इसका उपयोग क्रेन हुक तथा है ना, ग्रिल्स और क्या, चैन आदि बनाने में होता है। क्लियर हुआ इतना? ये पिटवा लोहे के बारे में बात की। तो पिटवा लोहे का इतनी चीज़ें अगर आप याद रखते हैं तो इन्हीं में से 100% आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं चीज़ें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।